हेलो दोस्तों, जैसे मनुष्य को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है, वैसे ही आज के समय में विद्युत यानी कि बिजली का आवश्यकता बढ़ते जा रहा है। हर मनुष्य को बिजली की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बिजली से ही चलता ही है। इसलिए आज हम विद्युत वाले टॉपिक पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइव सेहत के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विद्युत ऊर्जा के बारे में बताने वाले हैं। विद्युत ऊर्जा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा कितने प्रकार का होता है, विद्युत गृह का निर्माण कहां कहां पर हुआ है, यानी कि विद्युत ऊर्जा के बारे में फुल डिटेल्स हम बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, जो भी कुछ बताएंगे उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर फ्री में आप इस पूरे वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसको विस्तार पूर्वक समझाना है। चलिए इसके उत्तर को समझते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में विद्युत के बारे में बहुत पहले से चर्चा होती आ रही है। हम लोग के धर्म ग्रंथ में विद्युत के बारे में बहुत बार लिखा भी गया है, लेकिन इसके पैटर्न को समझते समझते वैज्ञानिकों को 18वीं शताब्दी लग गया। यानी कि 18वीं शताब्दी में एक वोल्टा नामक व्यक्ति थे। उन्होंने सबसे पहले सेल का आविष्कार किया, जिसको हम लोग बैटरी कहते हैं, इसका आविष्कार किया। लेकिन यह एक सीमित मात्रा में ही था, यानी कि इससे ज़्यादा हम विद्युत का उत्पादन नहीं कर सकते थे। इसी के चलते यह जो सेल था वह अधिक दिनों तक नहीं चला, लेकिन आविष्कार जारी रहा। और आगे चल करके 19वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे, आप लोग नाम सुने होंगे। माइकल फैराडे ने क्या किया कि डायनेमो का आविष्कार कर दिया। डायनेमो का आविष्कार कर दिया, जिससे कि विद्युत को यानी कि बिजली उत्पादन में और तेजी से उसका मात्रा बढ़ने लगा, माने तेजी से विद्युत उत्पादन होने लगा। और डायनेमो की सहायता से एक जगह के बिजली को दूसरे जगह ले जाने में और बहुत आसानी होने लगा। तो माइकल फैराडे ने जो ये डायनेमो का आविष्कार किया, इससे विद्युत वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान माना जाता है। और आगे चल करके इसमें चार चांद तब लग गया जब न्यूटन ने बल्ब का आविष्कार कर दिया। जैसे ही बल्ब का आविष्कार हुआ विद्युत क्षेत्र में, यानी कि पूरा जब संसार अंधेरे से डूब रहा था, उस समय एडिसन आकर के बल्ब का आविष्कार कर देते हैं और पूरा जो अंधेरा है वह समाप्त होना शुरू हो जाता है। आज आप देख रहे हैं हर जगह बल्ब है, ये सब एडिसन का ही देन है, उन्होंने ही इसको आविष्कार किया था। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के बाद से विद्युत क्षेत्र में बहुत तेजी से बदलाव आया और विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का बेहतर प्रयास होना शुरू हो गया। और इसमें क्या हुआ कि जब उसी समय पेट्रोलियम का खोज हो गया और पेट्रोलियम, कोयला जैसे खनिजों का खोज हो जाने से क्या हुआ कि विद्युत गृह बनाने का एक नया टेक्नोलॉजी आ गया। यानी कि अब एक जगह से दूसरे जगह ज़्यादा दूर तक अगर विद्युत को ले जाना है, उससे अच्छा है कि बीच बीच में कहीं उसका प्लांट लगा दिया जाए, विद्युत गृह लगा दिया जाए, जिससे कि एक स्पेसिफिक जगह हो जाएगा, वहां से वहां तक विद्युत गृह रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक राज्य में विद्युत गृह लग गया तो उस राज्य को पूरा कंट्रोल कर लेगा। तो इस प्रकार से पेट्रोलियम और कोयला की खोज से विद्युत गृह का निर्माण होने लगा। दोस्तों, तीन प्रकार के विद्युत गृह का निर्माण किया गया। सबसे पहले परमाणु विद्युत गृह, उसके बाद ताप विद्युत गृह और तीसरा है जल विद्युत गृह। ये तीन प्रकार से बिजली का उत्पादन बढ़ा और धीरे 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 विद्युत क्षेत्र में विकास होता चला गया। अब चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि परमाणु विद्युत गृह क्या है, यह कहाँ पर है, इसमें किस प्रकार से कैसे कैसे निर्माण किया जाता है विद्युत का। दोस्तों, अगर परमाणु शक्ति के बारे में बात करें तो परमाणु शक्ति का उत्पन्न दो खनिजों से होता है, एक यूरेनियम और दूसरा थोरियम। यूरेनियम और थोरियम एक ऐसे खनिज है जो कि परमाणु शक्ति उत्पन्न करने में बहुत सक्षम है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत देश में कोयला और पेट्रोलियम से जो विद्युत का निर्माण किया जा रहा था उसमें बहुत कमी आई है। यानी कि कोयला और पेट्रोलियम को हम अधिक दिनों तक बचा करके रख सकते हैं और विद्युत निर्माण करने के लिए यूरेनियम और थोरियम का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यूरेनियम और थोरियम जो है यह अधिकतर झारखंड और केरल में पाया जाता है और इसके भारत के अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी डाला है। दोस्तों, यहाँ पर एक लिस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस लिस्ट में हमने पूरा नाम बताया है कि कहाँ कहाँ पर परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य बहुत हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नामों को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि ताप विद्युत से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बताया परमाणु विद्युत गृह के बारे में, उसी तरह अब ताप विद्युत गृह के बारे में समझिए। ताप विद्युत गृह कोयले और पेट्रोलियम से चलने वाला विद्युत गृह है। यानी कि
जहां पर कोयले और पेट्रोलियम से विद्युत का निर्माण कराया जाता है। इस प्रकार के प्रक्रिया को हम लोग ताप विद्युत कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ताप विद्युत का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, कोयले को जब जलाया जाता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी भट्ठी की आवश्यकता होती है। उस भट्ठी में कोयले को रख करके जलाया जाता है। इस प्रकार के भट्ठी को हम लोग थर्मल जनरेटर कहते हैं। सबसे पहले जब भट्ठी को जला दिया जाता है तो इसमें पानी रखा जाता है उबलने के लिए। तो जब पानी को उबाला जाता है तो उससे वाष्प निकलता है। जब वाष्प निकलने लगता है तो उस वाष्प को एक बहुत बड़े टरबाइन में इकट्ठा किया जाता है और फिर उसमें बहुत बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं और कई प्रकार के मशीनें होती है जिसके प्रयोग के द्वारा विद्युत का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से ताप विद्युत का निर्माण होता है। दोस्तों, हमारे भारत देश में ताप विद्युत का उत्पादन जो है एनटीपीसी के द्वारा तथा इसका वितरण पीसीआईएल के द्वारा कराया जाता है। पूरे भारत देश में लगभग 350 से भी ज़्यादा ताप विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 70% कम से कम ताप विद्युत केंद्र हम लोग के भारत देश में होंगे और 30% ही हैं अलग। और यहाँ पर हम आपको एक लिस्ट दिखा रहे हैं। इस लिस्ट में पूरा नाम दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर मुख्य तौर पर बड़े प्लांट लगे हुए हैं ताप विद्युत केंद्र के। इसके अलावा देश के अन्य छोटे बड़े हिस्से में भी बहुत सारे ताप विद्युत केंद्र के प्लांट हैं। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत क्या है, इसको विस्तार पूर्वक समझाएं। चलिए इसके उत्तर को समझते हैं। दोस्तों, जल विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और यह जल स्रोत से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, जल विद्युत के द्वारा हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं और अच्छा खासा उत्पादन होता है। दोस्तों, जल विद्युत का उत्पादन कहाँ कहाँ से हो सकता है? तो देखिए, जहाँ पर ऊंचाई स्तर पर जहाँ पर जलाशय होता है, जैसे कि कोई बांध है और बांध से पानी नीचे गिर रहा है, उसी तरह बहुत सारे जलाशय होते हैं जो ऊंचाई पर होते हैं और जहाँ से पानी गिरता है, जैसे पहाड़ों से, चट्टानों से पानी जब नीचे गिर रहा है और बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, तो वहाँ से एक प्रक्रिया मशीन के द्वारा प्रक्रिया कराई जाती है जिसके द्वारा जल विद्युत का उत्पादन होता है। कैसे होता है, वीडियो में बने रहिए, आप समझ जाइएगा। दोस्तों, एक संरचनात्मक माध्यम से जब जल को बहुत ऊंचाई से नीचे तक गिराया जाता है तो उससे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जितना तेज धार रहेगा उतना ज़्यादा ऊर्जा की उत्पत्ति होगी और इन सभी ऊर्जाओं को एक टरबाइन में क्या किया जाता है कि उसको एब्जर्व कर लिया जाता है, टरबाइन में रख लिया जाता है और कई मशीनों के माध्यम से इसको मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और मैकेनिकल ऊर्जा वही आगे चल करके विद्युत ऊर्जा का रूप ले लेती है जिससे हम लोग के घर में बिजली आती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। दोस्तों, जल विद्युत को एक साफ सुथरा और एक नवीनतम बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है बिजली उत्पादन करने का। ऐसा क्यों है, आप सोच करके देखिए। अगर हम कोयले से विद्युत का उत्पादन करते हैं, पेट्रोलियम से विद्युत का उत्पादन करते हैं, तो उसमें हम लोग का कितना खनिज समाप्त हो रहा है, कोयला पेट्रोलियम समाप्त होते जा रहा है। लेकिन जब जल से हम वही विद्युत का उत्पादन करते हैं तो जल समाप्ति नहीं होता है, जल जैसा कि तैसा ही रहता है। बस उसका जो प्रवाह है, स्पीड है, उससे ही हम लोग विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जितने भी विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं जिससे कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसमें सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और बहुत आसानी से उपयोग किया जाने वाला जल विद्युत ऊर्जा स्रोत है। दोस्तों, जल विद्युत का उत्पादन कई परियोजनाओं के माध्यम से होता है भारत के अलग अलग क्षेत्र में। जहां पर ऊंचाई से जल का स्रोत होता है, जहां पर धार तेजी से बहता है, वहां पर यह परियोजना को लागू किया जाता है। इस प्रकार से जल विद्युत का उत्पादन होता है। तो कुछ ऐसे लिस्ट हम आपको बता रहे हैं जिसमें कि जल विद्युत का उत्पादन बहुत तेजी से और बहुत बड़े प्लांट में बड़े स्तर पर हो रहा है। सबसे पहला जो है वह है भखरा नांगल परियोजना। दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश में है और यह देश का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन करने का केंद्र माना जाता है। दोस्तों, दूसरा जो परियोजना है वह है नर्मदा सागर दाम परियोजना। यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह भी जल विद्युत उत्पादन करने में महत्वपूर्ण स्थान स्थापित करता है। दोस्तों, अगला परियोजना का नाम है टेहरी डैम परियोजना। टेहरी डैम परियोजना उत्तराखंड में स्थित है और यह टेहरी जल शक्ति निगम के द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों, अब अगला परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा नदी जहां जहां से होकर के गुजरती है वहां वहां पर इस प्रकार का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, जैसे महाराष्ट्र में और राजस्थान में। इस प्रकार जहां जहां से नर्मदा नदी गुजरी है वहां वहां से इसका संचालन किया जाता है।
और दोस्तों अगला परियोजना जो है वह भागीरथी बेसिन पावर प्रोजेक्ट है। यह उत्तराखंड में स्थित है और यह गंगा नदी के भागीरथी खाड़ी में इस प्लांट को बनाया गया है, इसका विकास किया गया है। तो दोस्तों आपको हम कुछ 4-5 यहाँ पर गंगा नदी पर और अन्य नदियों पर जो परियोजनाएं चल रही थी जिससे कि जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है और बड़े स्तर पर हो रहा है, उसका नाम और उसके डिटेल्स हमने आपको बताया। लेकिन दोस्तों ये कुछ ही उदाहरण है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे परियोजना छोटे नदियों पर बड़े नदियों पर चल रहे हैं जिनके बारे में हम और किसी वीडियो में चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको समझाएंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया पूरा विद्युत के बारे में, यानी कि विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है, पूरा डिटेल्स हमने आपको बताया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई दिक्कत है तो कॉमेंट में आप हमसे सवाल को पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।